अपने कॉलेज के अंदर इंजीनियरिंग फिजिक्स को पढ़ना भी स्टार्ट कर दिया होगा, आपके टीचर्स आपको वहाँ पढ़ा रहे होंगे, बट स्टिल हम बहुत सारी चीज़ों को, ऐसे इश्यूज होते हैं, ऐसे कॉन्सेप्ट्स होते हैं जिनको हम आसानी से कई बार नहीं समझ सकते. दैट्स व्हाई आई हैव स्टार्टेड माई लेक्चर ऑफ सीरीज ऑन engineering physics, which will be completely as per the syllabus which is prescribed by AKTU, right? So in this series, initially I will start from the unit 1. I will start from the first unit, which is relativistic mechanics. तो जैसा कि आप इसके नाम से समझ पा रहे हैं, इसका नाम है रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स. सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस यूनिट को समझने के लिए कि रिलेटिवनेस क्या. जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस यूनिवर्स में जितनी भी चीजें हैं बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बनी हुई हैं और हर एक पार्टिकल की अपनी एक मोशन स्टेट होती है. जब मोशन है तो इसको समझने के लिए आज से 300 साल पहले, लगभग 300 साल पहले, सर आइजैक न्यूटन सर ने 3 नियम हमें दिए जिसको कि हम लोग लॉज ऑफ मोशन कहते हैं, जिनमें कि जो पहला वाला एक नियम है वो ये कहता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट या वस्तु तब तक स्टेशनरी या मोशन में रहेगी जब तक कि उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए. क्या स्टेटमेंट था, क्या कहना था उनका? सर आइजैक न्यूटन का कहना था कि कोई भी ऑब्जेक्ट तब तक अपनी स्टेशनरी स्टेट में रहेगा, अवस्था में रहेगा या मोशन में रहेगा जब तक कि उसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए. इसका मतलब है कि जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तो वो फोर्स या तो उसकी गति यानी मोशन को या तो स्लो डाउन कर देगा, धीमा कर देगा, या उसकी गति को थोड़ा सा बढ़ा देगा. राइट? मतलब साफ सा है कि जो एक्सटर्नल फोर्स है, तो स्टेशनरी जो स्टेबल ऑब्जेक्ट है उसमें फोर्स लगाने पे वो डायनेमिक्स में आ जाएगा, उसमें डायनेमिक आ जाएगी यानी उसमें मोशन आ जाएगा. जो ऑलरेडी चल रहा है उसमें और आप धक्का मार दीजिए तो वो तो एक तो गति ले लेगा यानी उसमें जो मोशन है वो या तो फास्ट हो जाएगा, और उसको अगर खींच लीजिए, खींचने में भी आप फोर्स लगा रहे हैं. राइट? खींचने पे आप क्या कर रहे हैं? खींचने पे भी आप फोर्स लगा रहे हैं. जब आप उसको खींचने पे फोर्स लगाएंगे तो वो स्लो डाउन भी हो जाएगी यानी उसका एक्सेलरेशन बढ़ भी सकता है और उसमें उसके एक्सेलरेशन को आप कम भी कर सकते हैं. राइट? समस्या ये है कि कुछ ऐसी हमारे चारों तरफ कुछ ऐसी घटनाएं घटी, कुछ ऐसी चीजें ऑब्जर्व की गई नियर अबाउट 1905 के आसपास, जिनमें एग्जैक्ट कंडीशन को पता करना थोड़ा टफ हो गया. जैसे कि मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं. चलिए एक एग्जांपल से बात करते हैं. मान लीजिए अगर मैं ये कहूं कि ये लाइन, कोई एक लाइन है ए बी, ठीक है, ये लाइन कैसी है? मैं ये कहूं ये लाइन बड़ी है, तो सामने वाले का सीधा सा प्रश्न होगा, सर ये लाइन किससे बड़ी है? होगा कि नहीं होगा? आप भी करके देख लीजिए. मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी आपके सामने ए बी. अब आप मुझसे कहेंगे सर ये लाइन किससे बड़ी है? आप कैसे कह सकते हैं ये बड़ी है? राइट? तो इसका मतलब है कि इसको बड़ा प्रूव करने के लिए हमें एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए, हमें एक और लाइन चाहिए जिसके बिहाफ पे मैं कह पाऊं कि उसके सापेक्ष ये बड़ी है, उसके रिलेटिव ये बड़ी है. यानी अगर मैं एक लाइन और ड्रॉ कर दूं सी डी, देन नाउ आई कैन से दैट ए बी इज ग्रेटर देन द लाइन सी डी. अब मैं ये कहूं कि ये लाइन छोटी है, लाइन कौन सी? ए बी छोटी है, तो आप कहोगे साहब किससे छोटी है? सी डी से. तो आप कह रहे हो बड़ी है. आपने कहा कि सी डी लाइन से ए बी लाइन बड़ी है, अब आप कह रहे हो कि ए बी छोटी है. देन आई हैव टू ड्रॉ अनदर लाइन, सपोज इट इज ई एफ. देन हियर आई मस्ट से दैट लाइन ए बी इज स्मॉलर देन लाइन ई एफ. करेक्ट? तो अगर मैं तीनों लाइनों को कंपेयर करता हूं तो क्या कहूंगा? ऐसे कह सकता हूं कि लाइन सी डी इज स्मॉलर देन ए बी एज वेल एज ई एफ. और अगर मैं बीच वाली को यानी ए बी लाइन को कंसीडर करूं, बेस मानूं और ये कहूं कि ए बी इज ग्रेटर देन सी डी बट लेस देन ई एफ. राइट? तो कहीं ना कहीं हम एक लाइन की यानी लेंथ की सही अंडरस्टैंडिंग के लिए, उसकी सही पैरामीटर्स को कैलकुलेट
इंटरप्रेट करने के लिए हमें किसी ना किसी एक रेफरेंस पॉइंट की जरूरत होती है, राइट? लाइन तो ए बी ही है, बट देयर इज नो क्लियरिटी कि अगर मैं इसको अकेला कर दूं, सिर्फ देयर इज ए सिंगल लाइन ऑफ ए बी, देन मैं किसी भी आधार पे नहीं कह सकता कि ए बी लाइन सी डी से बड़ी है या ई एफ से छोटी है, बट it clearly means that the line length or the length is relative. मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ गई होगी कि रिलेटिवनेस की बात हम कैसे कर रहे हैं। दूसरी चीज, पहला एग्जांपल मैंने आपको ये दिया, दूसरा मैं एग्जांपल आपको देता हूं। मान लीजिए एक कोई रिवर है, क्या है, एक ये रिवर है। बहुत इजी से एग्जांपल्स हैं जिसके बेसिस पर हम इस बात को समझ सकते हैं कि रिलेटिवनेस क्या होती है, राइट? और यहां पर मैंने एक घर बना लिया, आपका घर हो सकता है, किसी का भी हो सकता है, राइट? ओके, यहां मैंने एक आदमी बना दिया, मेरी ड्राइंग खराब है, राइट? दूसरा एक आदमी मैंने यहां बना दिया, राइट? इसको मैंने दे दिया ए, इसको मैंने दे दिया बी। अब मैं मिस्टर ए, इसको कुछ भी नाम हो सकता है, मैंने जो ए बी दे दिया, मिस्टर ए से अगर मैं ये कहूं कि ये घर आपके किस साइड है, तो आप क्या कहोगे भाई? अगर इनकी जगह पे आप में से कोई दो लोग हैं तो आप क्या कहेंगे? मिस्टर ए कहेंगे कि घर मेरे पोजीशन के हिसाब से राइट में है, और मिस्टर बी ये कहेंगे कि मेरे हिसाब से ये जो घर है वो लेफ्ट में है। ऐसा तो है नहीं कि मैंने घर जब ए को कैलकुलेट किया, ए को ऑब्जर्व करने के लिए बोला तो ए को घर को मैंने यहां रख दिया, और बी को बोला तो घर को उठा दिया यहां पे, नहीं, घर जहां था घर वही है, लेकिन मैंने अपने रेफरेंस पॉइंट बदल दिए। यानी घर की लोकेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए, घर की पोजीशन को आइडेंटिफाई करने के लिए मैंने पहले ए को रेफरेंस माना, फिर बी को रेफरेंस माना। यानी अगर मैं रेफरेंस वैल्यू बदल दूं, रेफरेंस लोकेशन को बदल दूं, तो मैं पोजीशन को भी समझ सकता हूं। यानी घर की पोजीशन ए के रेफरेंस में कुछ और है, लेफ्ट बी के रेफरेंस में कुछ और है। इट मीन्स दैट position of an object is also relative, or simply you can say that position is relative. साधारण भाषा में आप इतना भी कह सकते हैं कि जिस तरीके से लेंथ रिलेटिव थी, इसी तरीके से मैं ये भी कह सकता हूं कि पोजीशन भी रिलेटिव है, राइट? अब मैं आपसे तीसरा प्रश्न करता हूं। तीसरा क्वेश्चन, अभी मैं आपसे पूछूं, अब आपकी घड़ी में टाइम क्या हो रहा है, तो आप कुछ ना कुछ जवाब देंगे कि सर मेरी घड़ी में लगभग 9:20 हो रहे हैं। आप कहेंगे कि सर मेरी घड़ी में 9:20 हो रहे हैं। आपने बहुत जल्दी कर दी बालक। जल्दी कैसे कर दी? आपने यही नहीं सब पूछा कि साहब आप जो समय पूछ रहे हैं, जो आप मुझसे टाइम पूछ रहे हैं, वो किस जगह का पूछ रहे हैं, राइट? तो पहली बात, जब तक आपको कोई भी इंफॉर्मेशन सही तभी मिल सकती है जब आप उसका सही प्रश्न करें। अधूरा प्रश्न करेंगे, अधूरा जवाब मिलेगा। पूरा प्रश्न करेंगे, पूरा जवाब मिलेगा। तो मेरा प्रश्न क्या है कि अभी आपकी घड़ी में क्या टाइम हो रहा है, देन अभी के हिसाब से आप ये बोलेंगे कि सर मेरी घड़ी में लगभग 9:25 के आसपास हो रहे हैं। लेकिन बच्चों, इंडिया के हिसाब से तो 9:25 हो रहा है रात का, लेकिन क्या यही समय आप अमेरिका में पूछ के देखेंगे तो आपको क्या वही कहेंगे कि रात के 9:25 हो रहे हैं? बिल्कुल नहीं कहेंगे, क्योंकि उनके यहाँ वो हो ही नहीं रहा, उनके यहाँ टाइम डिफरेंस है। वही आप किसी जो है रशिया में बात करेंगे, आपको दूसरा एग्जाम्पल मिलेगा। आप श्रीलंका में बात करेंगे, आपको दूसरा एग्जाम्पल मिलेगा। मतलब आप जहां जहां जिस कंट्री के हिसाब से आप चलेंगे, तो ये बात आपको सभी को पता है कि जो हर एक कंट्रीज का टाइम अलग अलग होता है। आपने देखा होगा, आप कभी होटल्स गए, आपने कभी देखा होगा
जो बड़े होटल्स होते हैं उनमें सब लगभग जो मेजर कंट्रीज हैं उन सभी की के हिसाब से वॉचेस को सेट करके वहां पे लटका दिया जाता है, जिससे कि उसकी सही टाइमिंग का पता चल सके, राइट। तो अगर मैं इसी बात को समझूं तो मेरी बात का कहने का मतलब है कि जो टाइम है वो इंडिया के हिसाब से कुछ और होगा, अमेरिका के हिसाब से कुछ और होगा, श्रीलंका के हिसाब से कुछ और होगा, किसी दूसरी कंट्री रशिया जैसी के हिसाब से कुछ और होगा। इट मीन्स दैट कि जो टाइम है वो भी रिलेटिव है। किसके हिसाब से? किसी ना किसी रेफरेंस वैल्यूज के हिसाब से। मैं अभी की बात कर रहा हूं 9:25 की PM, इट मीन्स इट इज विद रेस्पेक्ट टू द इंडिया, मेरे देश भारत के रेस्पेक्ट में ये समय है। अगर मैं भारत में बैठा हूं तो ये सिचुएशन हो रही होगी। आपने एक एग्जांपल देखा होगा, कई बार सैटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं, है ना। जब आप देखिए कि जो हमारा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जब सैटेलाइट को लॉन्च करता है तो न्यूज़पेपर में कभी भी ये खबर नहीं आती कि एक सैटेलाइट लॉन्च किया गया, बल्कि कंप्लीट खबर ये आती है कि हमारे देश ने इतने बज के इतने मिनट इतने सेकंड पर ये सैटेलाइट लॉन्च किया। ऐसी सिचुएशन मिलती है, ऐसी न्यूज मिलती है, यानी देयर इज, राइट। तो हियर आई मस्ट से दैट time is also relative. Time is also relative. अगली बात मैं करता हूं, देखिए मैंने लेंथ को रिलेटिव समझाया आपको, मैंने आपको पोजीशन की रिलेटिवनेस को समझाया, मैंने आपको टाइम की रिलेटिवनेस को समझाया। मान लीजिए कोई मेरे पास क्रिकेट बॉल है, राइट, या फुटबॉल मान लीजिए, जो आप मानना चाहते हैं मान लीजिए, आप कुछ भी मान सकते हैं, राइट। मान लीजिए क्रिकेट बॉल है या फुटबॉल है, राइट, फुटबॉल मान लीजिए। अब मैं कहूं ये जो फुटबॉल है इट इज बिग इन साइज, ये साइज में बड़ी है, लेकिन प्रश्न वही है कि किससे बड़ी है। प्रश्न क्या है? प्रश्न वही का वही है कि ये जो फुटबॉल है किससे बड़ी है। तो आप इसे छोटे साइज की कोई ऑब्जेक्ट ला के रख देंगे गोल मटोल सी, उससे कहेंगे कि इसकी रेस्पेक्ट में बड़ी है। तो अगर मैं यहां पर एक टेनिस बॉल ले लूं, राइट, एक टेनिस बॉल ले लूं, then I must say that football, the size of the football is larger than the tennis ball. But अगर मैं यहीं पर अर्थ ले आऊं तो क्या होगा? क्या ले आऊं? अर्थ ले आऊं तो ये जो फुटबॉल का साइज है अर्थ के रेस्पेक्ट में तो छोटा है, बट टेनिस बॉल के रेस्पेक्ट में बड़ा है। यानी जब सिंगल ऑब्जेक्ट रखा था, जब सिंगल फुटबॉल रखी थी या क्रिकेट बॉल रखी थी, उसके समय पर उसके साइज को कुछ भी बोल दीजिए, अकेला है। जैसे रेस में एक ही आदमी को दौड़ा दीजिए, वही फर्स्ट है वही लास्ट है। कैसे डिसाइड करोगे कि वो फर्स्ट है लास्ट है? नहीं कर सकते ना, जब तक कि बहुत सारे लोग रेस में ना दौड़ रहे हो। आप क्या करोगे? जब बहुत सारे लोगों को रेस में दौड़ाओगे तब उसमें से एक चुन के आएगा कि ये बंदा फर्स्ट आया, ये सेकंड आया, ये थर्ड आया। सेकंड वाला फर्स्ट के रेस्पेक्ट में पीछे रह गया, थर्ड वाला फर्स्ट और सेकंड के रेस्पेक्ट में पीछे रह गया, और जो फर्स्ट वाला है वो सेकंड और थर्ड के रेस्पेक्ट में आगे था। बाकी सब तो पीछे दौड़ रहे थे भी। बट तो जब तक किसी की कंपैरिजन अगर आपको करनी है, इट इज अ मैटर ऑफ कंपैरिजन, राइट। जब आपको किसी की कंपैरिजन करनी है, किसी चीज की सही इंफॉर्मेशन गेन करनी है, तो आपको किसी ना या उसको रेफरेंस मानना होगा, राइट। तो इन दैट केस वी कैन आल्सो से दैट साइज इज आल्सो रिलेटिव। क्या बोल सकते हैं कि साइज भी रिलेटिव है, साइज भी रिलेटिव है। मान लीजिए यहां पर कोई ट्रेन है, क्या है? ट्रेन है, राइट। और इस ट्रेन की जो वेलोसिटी है वो कितनी है? 60 किलोमीटर पर आवर। कितनी वेलोसिटी है? 60 किलोमीटर पर आवर। इस ट्रेन को मूव करते हुए तीन लोग देख रहे हैं। एक ऑब्जर्वर ए पे है, दूसरा ऑब्जर्वर बी पे है, या तीसरा ऑब्जर्वर सी पे है। तीन ऑब्जर्वर हैं जो ए बी सी पर खड़े हुए हैं या अपनी अपनी स्थिति पर है, ठीक है। अब ऑब्जर्वर ए कहां पर है ये डिसाइड कर लीजिए। ये है मान लीजिए अर्थ पे, जमीन पर खड़ा हुआ, पृथ्वी पर खड़ा हुआ, ठीक है। ए ऑब्जर्वर कहां है? अर्थ पे। और जो बी ऑब्जर्वर है इसने क्या किया? ट्रेन की ही डायरेक्शन में चलना स्टार्ट किया। ऐसी ट्रेन जा रही है, ये ऐसी जा रहा है। मान लीजिए इसकी वेलोसिटी कितनी है?
इसकी मान लीजिए वेलोसिटी है 20 किलोमीटर पर आवर। कितनी वेलोसिटी है एक बी ऑब्जर्वर की? 20 किलोमीटर पर आवर टूवर्ड्स दी डायरेक्शन ऑफ ट्रेन, राइट। जो सी है वो कहां जा रहा मूव कर रहा है? वो ट्रेन की अपोजिट डायरेक्शन। ट्रेन ऐसे जा रही है, सी ऑब्जर्वर रिवर्स डायरेक्शन में जा रहा है। मान लीजिए इसकी जो वेलोसिटी है वो है 30 किलोमीटर पर आवर। अब मैं रिजल्टेंट वेलोसिटी की बात करूं कि ए क्या कहेगा ट्रेन की वेलोसिटी के बारे में, बी क्या कहेगा ट्रेन की वेलोसिटी के बारे में, और सी क्या कहेगा ट्रेन की वेलोसिटी के बारे में, राइट। तो अगर मैं सबसे पहले ए की बात करता हूं तो क्योंकि ए स्टेबल है, ए को फर्क ही नहीं पड़ रहा ट्रेन किस उससे जा रही है, वो सीधे कहेगा साहब मुझे तो इतनी दिखाई दे रही है। कितनी दिखाई दे रही है? ए के हिसाब से जो ट्रेन की वेलोसिटी होगी वो 60 किलोमीटर पर आवर होगी, सिंपल। और बी के हिसाब से जो वेलोसिटी होगी, बी के हिसाब से वेलोसिटी होगी कितनी? दोनों ही सेम डायरेक्शन में है, दोनों ही सेम डायरेक्शन में है। सो इट विल बी 60 माइनस 20, सो इट विल बी 40 किलोमीटर पर आवर। रिजल्टेंट वेलोसिटी। और जब हम सी से पूछेंगे भैया तुम्हारे क्या हालचाल, आपके हिसाब से ट्रेन की वेलोसिटी कितनी है, तो कहेगा साहब मेरे हिसाब से तो कितनी है 90 किलोमीटर पर आवर। 60 प्लस 30, तो ट्रेन की वेलोसिटी 60 ही है। ए के हिसाब से वो उतनी वेलोसिटी से जा रहा है 60 किलोमीटर पर आवर से, बी के हिसाब से 40 किलोमीटर पर आवर हो गई, और सी के हिसाब से वो 90 किलोमीटर पर आवर हो गई। तो भैया ट्रेन तो उतनी ही स्पीड से चल रही थी ना, ट्रेन तो उतनी स्पीड चल रही है, लेकिन ए के रेस्पेक्ट में बदल गया, बी के रेस्पेक्ट में कुछ और हो गया, सी के रेस्पेक्ट में कुछ और हो गया। यानी जैसे जैसे आपने रेफरेंस पॉइंट बदला वैसे वैसे उसकी वेलोसिटी का क्राइटेरिया भी बदल गया। इट मींस दैट क्या कहेंगे, क्या कंक्लूजन निकालेंगे? हम निकालेंगे मोशन इज आल्सो, क्या कंक्लूजन निकाला हमने? कंक्लूजन निकाला कि मोशन इज आल्सो रिलेटिव। तो आज के लेक्चर के हिसाब से अभी मैं इसको कंक्लूड करूंगा, तो मैं क्या कहूंगा? मैं कहूंगा कि लेंथ इज रिलेटिव, पोजीशन इज रिलेटिव, राइट, टाइम इज रिलेटिव, साइज इज रिलेटिव एंड मोशन इज रिलेटिव। तो भैया सब कुछ तो लगभग रिलेटिव है तो है। आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविस्टिकनेस क्या कहती है, राइट, जो कब दी इन्होंने 1905 में। उन्होंने कहा बहुत क्लियर स्टेटमेंट, नथिंग इज एब्सोल्यूट इन यूनिवर्स, एवरीथिंग इज रिलेटिव। इस दुनिया में कोई भी चीज एब्सोल्यूट है ही नहीं, हर चीज एक दूसरे के सापेक्ष या एक दूसरे के रिलेटिव है, राइट। इस दुनिया में कोई भी चीज देख लीजिए, हर चीज एक दूसरे के रिलेटिवली मूव कर रही है ना। चाहे आप प्लैनेट्स देख लीजिए, प्लैनेट्स भी एक दूसरे के चक्कर लगा रहे हैं। तो इस दुनिया में, इस पूरे यूनिवर्स में, दुनिया छोड़ दीजिए, इस पूरे यूनिवर्स में हर चीज रिलेटिव है। तो वन लाइन कंक्लूजन इज दैट अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, उन्होंने ये कहा इस दुनिया में कोई भी चीज एब्सोल्यूट नहीं है, हर चीज रिलेटिव है, राइट। किसी ना किसी के सापेक्ष में हम काम कर रहे हैं, राइट। हम बात करने जा रहे हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसको समझना बहुत जरूरी है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस बेसिकली होता क्या है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस को समझने के लिए पहले आप एक एग्जांपल में, जिस सिस्टम में मैं बैठा हूं या खड़े होकर काम कर रहा हूं या वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, वो तो फ्रेम है जो कैसा है 3 डायमेंशनल। एक रूम है, तीनों डायमेंशनल होती है, सबको पता है, नॉर्मल सी बात है। रूम कैसा है 3 डायमेंशनल। अब कितने बज के कितने मिनट पे मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं, ये भी मैटर करता है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस को समझने के लिए लोकेशन या पोजीशन और साथ ही साथ किसी की जरूरत पड़ेगी, वो पड़ेगी टाइम की। चलिए समझते हैं इस बात को। कैसे समझ सकते हैं? इन ऑर्डर टू स्पेसिफाई द लोकेशन ऑफ ए पॉइंट ऑब्जेक्ट, लोकेशन ऑफ ए पॉइंट ऑब्जेक्ट और इवेंट, राइट। किसी भी सिस्टम को डिफाइन करने के लिए इन स्पेस वी रिक्वायर ए कोऑर्डिनेट सिस्टम। हमें क्या चाहिए?
वी रिक्वायर ए कोऑर्डिनेट सिस्टम। कैसे बोलेंगे? इन ऑर्डर टू स्पेसिफाई द लोकेशन ऑफ ए पॉइंट, ऑब्जेक्ट और इवेंट इन स्पेस, वी रिक्वायर ए कोऑर्डिनेट सिस्टम, राइट? वी चूज ए पॉइंट ऑफ ओरिजिन। पहले तो ओरिजिन पॉइंट चूज कर लीजिए कि इसको कहां से मेजर करना है, राइट? एंड डायरेक्शन ऑफ 3 एक्सिस। Therefore, the location of a point, object or an event is expressed in terms of real number. That is called what? That is called coordinates of that particular point. Right? कहां से? With respect to the origin. मान लीजिए एक एग्जाम्पल के तौर पर कि हमारे पास एक फ्रेम है, ये राइट, ये फ्रेम, कोई एक फ्रेम हमने डिसाइड कर लिया और ये कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, या इस पर्टिकुलर पी पॉइंट पर मान लीजिए कोई इवेंट हो रहा है, ठीक? अब इस पी पॉइंट की एक्स एक्सिस से कोई डिस्टेंस होगी, वाई एक्सिस से कोई डिस्टेंस होगी, जेड एक्सिस से कोई डिस्टेंस होगी। ये तो हो गए कोऑर्डिनेट सिस्टम। कौन से? पोजीशन कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब इतने से पता होने से क्या होने वाला है? मैं यहां पढ़ा, मान लीजिए पी पॉइंट पे मैं ही पढ़ा रहा हूं, तो ये रूम हो गया जहां पे मैं खड़े होकर पढ़ा रहा हूं, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट डिफाइन हो गए, राइट? लेकिन अब वो लेक्चर जो अभी आप सुन रहे हैं या देख रहे हैं, वो कितने बज के कितने मिनट का हो रहा है, यानी टाइम कोऑर्डिनेट भी मुझे इंक्लूड करना पड़ेगा, राइट? सो व्हाट आई मस्ट से just to gain the complete information about any object or an event, along with the position coordinate system, we also require the time coordinate also. We also require the time coordinate, right? So what I will say that for complete information, we must not only know about its true location or the position, but also require the another coordinate system, that is a time, right? तो सही पोजीशन या लोकेशन की जानकारी के साथ साथ हमें उस इवेंट या ऑब्जेक्ट जहां पर रखा हुआ है वो किस समय पर रखा हुआ है, या जो इवेंट हो रहा है वो किस समय पे हो रहा है, उसकी सही जानकारी भी इंपॉर्टेंट है, राइट? तो दो चीजें मैंने इसमें कंक्लूड की कि सही इंफॉर्मेशन गेन करने के लिए सही लोकेशन या पोजीशन के साथ साथ समय की भी जानकारी बहुत जरूरी है, जिस समय पर कोई इवेंट अकर हो रहा है या घटित हो रहा है, राइट? तो व्हाट आई विल से अबाउट द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो अब हम फाइनली फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में क्या बात करेंगे? हम कहेंगे सच ए कोऑर्डिनेट सिस्टम विथ रेस्पेक्ट टू विच वी मेजर द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट, ऑब्जेक्ट और एन इवेंट इज कॉल्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, राइट? इज कॉल्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारे दो तरीके के होते हैं। पहला कहलाता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और दूसरा हमारा कहलाता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। चलिए अब हम एक एक करके इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करते हैं और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की। इससे पहले हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस को समझा, अब हम सबसे पहले बात करेंगे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, राइट? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जैसा कि इसके नाम से समझ में आ रहा है, इनर्शियल मतलब जिसमें इनर्शिया हो, जिसमें स्टेबिलिटी हो, यानी जो जैसा है वैसा रहे। बस सिंपल सी बात, जो जैसा है वो वैसा रहे। इसका मतलब क्या है? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या कहता है? ये कहता है द फ्रेम इन विच ए बॉडी एट रेस्ट और मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, राइट, and not under the influence of any force। क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अनुसार कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगा, अगर मोशन कर रहा है तो मोशन करता रहेगा, जब तक कि उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये क्या है? ये है न्यूटन्स का लॉ, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, राइट? इसका मतलब क्या कहता है? इसका मतलब है कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर न्यूटन्स का लॉ, जो लॉ ऑफ मोशन है वो कंप्लीटली वैलिड है, राइट? तो अकॉर्डिंग टू द इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस व्हाट आई कैन से, वी मस्ट से दैट
the frame of reference in which a body at rest or moving with uniform velocity and not under the influence of any force remains at rest or moving with the same velocity, right? इसका मतलब क्या है, इसको कैसे समझें? अभी हमने आपको बताया कि इसमें जो न्यूटन्स का लॉ है वो उसके इस फ्रेम के लिए वैलिड है, राइट? इसको समझने का तरीका क्या है, कैसे इसको समझेंगे? मान लीजिए आपके पास कोई एक फ्रेम है, राइट? कोई एक फ्रेम है, इस फ्रेम में कोई इवेंट है या कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ये मान लीजिए इस फ्रेम में कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसकी कोई अपनी वेलोसिटी होगी, राइट? कोई उसकी वेलोसिटी होगी, ये पी पॉइंट है, ठीक? अगर इस ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लगाया जा रहा है, अगर इस ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लगाया जा रहा है एज पर द रूल, इसका मतलब क्या हुआ? फोर्स F विल बी 0। तो आपने एक बेसिक इक्वेशन तो पढ़ी होगी, F इक्वल्स टू ma। यहां m क्या है? m इज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट और द पार्टिकल, a इज द एक्सेलरेशन। हिंदी में क्या कहते हैं इसको बोलते हैं त्वरण। क्या बोलते हैं? त्वरण। तो F इक्वल्स टू ma। अगर मैं एक्सेलरेशन को इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट लिखता हूं, अभी मैं x डायरेक्शन में बात कर रहा हूं, ठीक है? ये y में भी होगा, z में भी होगा, अभी मैं x में बात कर रहा हूं। पहले हम लिखेंगे फॉर x डायरेक्शन F इक्वल्स टू m इंटू डी स्क्वायर x ओवर डी टी स्क्वायर। इट इज अ सिस्टम जहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं? x डायरेक्शन की, ठीक? फॉर y डायरेक्शन उसमें क्या हो जाएगा? F इक्वल्स टू m इंटू डी टू वाई ओवर डी टी स्क्वायर या डी स्क्वायर वाई ओवर डी टी स्क्वायर। फॉर z डायरेक्शन उसमें क्या आप लिखेंगे? F इक्वल्स टू m इंटू डी टू जेड ओवर डी टी स्क्वायर। ये इक्वेशन लिखी हमने। x डायरेक्शन के लिए जो एक्सेलरेशन होगा वो किसमें होगा? x डायरेक्शन में। y में y के लिए होगा, z में ये होगा डी स्क्वायर जेड ओवर डी टी स्क्वायर, राइट? अब अभी हमने ये कहा कि इस केस में हमारे पास क्या है? फोर्स इक्वल्स टू 0, यानी इसकी वैल्यू 0 है। तो आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे m डी स्क्वायर एक्स ओवर डी टी स्क्वायर इक्वल्स टू 0, राइट? अब ये जो है इसको ऐसे लिख सकते हैं, m डी ओवर डी टी ओवर डी एक्स ओवर डी टी लिख सकता हूं इक्वल्स टू 0। ये क्या है बच्चे? ये है वेलोसिटी। और अभी मैंने कहा कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अभी मतलब जिस वेलोसिटी से है यूनिफॉर्म, जिस वेलोसिटी से है उसी से चलता रहेगा, और रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगा, उसमें तो कोई बात ही नहीं है। इसका मतलब है कि ये जो वेलोसिटी होगी ये कैसी होगी बच्चों? ये होगी कांस्टेंट। कैसी होगी? ये होगी कांस्टेंट। इसका मतलब है जब ये कांस्टेंट है तभी तो इसका डिफरेंशिएशन जब आप इस कांस्टेंट टर्म का कर रहे हो तभी तो 0 आना है। Got it? इसका मतलब क्या हुआ कि जो ux यानी वेलोसिटी अलोंग द x एक्सिस इट विल बी कांस्टेंट, राइट? इसी तरीके से आप y क्या निकालोगे? सिमिलरली तो आप क्या लिखोगे कि u y इक्वल्स क्या, ये भी कैसी होगी? कांस्टेंट होगी। u z ये भी कैसी होगी? ये भी कांस्टेंट होगी। इसका मतलब है कि इस सिस्टम में जहां पर कोई भी फोर्स नहीं लगाया जा रहा है वहां पर जो वेलोसिटी कंपोनेंट होंगे along the x axis, along the y axis, along the z axis, they will be completely remain constant. They will, so it means velocity will be uniform. That is what? That is the first law of motion. It means in inertial frame of reference, Newton's first law is completely valid. However, once we are talking about the non-inertial frame of reference, इसके बारे में बात कर रहे हैं,
नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में इसमें क्या होगा, जितने भी एक्सेलरेटेड सिस्टम है वो किस में आएंगे, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। क्या मतलब, द एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस आर कॉल्ड नॉन इनर्शियल फ्रेम्स। क्या मतलब है, द एक्सेलरेटेड फ्रेम्स आर कॉल्ड नॉन इनर्शियल फ्रेम। जो चल रहे हैं वो कैसे हैं, नॉन इनर्शियल। इन नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस न्यूटन्स लॉ डज नॉट होल्ड। इसके लिए न्यूटन्स लॉ वैलिड है ही नहीं। तो क्या चीज क्लियर हो गई, अब हमें ये चीज क्लियर हो गई कि इनर्शियल फ्रेम्स क्या होता है और नॉन इनर्शियल फ्रेम्स क्या होता है। इनर्शियल फ्रेम्स के अंदर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन जो है हमारा कौन सा, पहला वाला, वो कंप्लीटली वैलिड है जो मैंने आपको अभी करके बताया, और दूसरे वाले केस में न्यूटन्स लॉ होल्ड ही नहीं करते, वैलिड ही नहीं है, राइट। अब एक प्रश्न कई बार आपके एग्जाम में आएगा, और जब आप पहले एग्जाम, पहला माइनर या जो भी सीटी आपके यहाँ होगा उसको आप जब देंगे, जो शायद 10-15 दिन बाद होने वाला है, उसमें एक प्रश्न 2 नंबर में पूछा जाता है। तो एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में अक्सर आता है, और जो आने वाले एग्जाम में उसमें भी आएगा कि इज अर्थ इनर्शियल और नॉन इनर्शियल, कि अर्थ इनर्शियल है या नॉन इनर्शियल। इसको समझने का बहुत आसान तरीका है, इसको समझने का और लिख के आने का। 2 ही पॉइंट आपको फोकस करने हैं, पहला और दूसरा। पहला पॉइंट क्या है, ये बात सभी लोग जानते हैं कि जो अर्थ है वो अपने एक्सिस के अराउंड मूव करती है। जब अर्थ अपने एक्सिस के अराउंड मूव कर रही है तो टूवर्ड्स द एक्सिस और टूवर्ड्स द सेंटर एक सेंट्रीपिटल फोर्स काम कर रहा होगा जो कि एक्सेलरेशन देगा, पहली बात। दूसरी बात, जो अर्थ है वो सन के अराउंड मूव कर रही है। अर्थ क्या कर रही है, सन के चारों तरफ घूम रही है, तो अर्थ से सन की तरफ भी एक एक्सेलरेशन फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स काम कर रहा होगा जो कि एक्सेलरेशन देगा। इसका मतलब क्या है कि जब दोनों ही कंडीशन में, जब अर्थ अपने एक्सिस के अराउंड मूव कर रही है और जब अर्थ सन के अराउंड मूव कर रही है, दोनों ही केसेस में एक्सेलरेशन मौजूद है, वो किसका केस है, नॉन इनर्शियल फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस का। इसका मतलब क्या है, अर्थ इज नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। बट जब आप अर्थ पे खड़े हैं या अर्थ पे आपने कोई एक्सपेरिमेंटल सेटअप लगाया हुआ है, उसके रेस्पेक्ट में जब आप किसी एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं, उस कंडीशन में आप हमेशा अर्थ को एज ए इनर्शियल ही ट्रीट करेंगे या कंसीडर करेंगे। वैसे अर्थ क्या है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। दोनों ही रीजन मैंने आपको दे दिए। अदरवाइज जब आप उसके ऊपर हैं तो आप इसको एज ए इनर्शियल फ्रेम ही ट्रीट करेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच। अगले लेक्चर में फिर आपसे मुलाकात करते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट।